हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैग्नेट ब्रेन। मेरा नाम आशीष कपलेश है और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम यहाँ पे शुरू कर चुके हैं एचसी वर्मा के सॉल्यूशंस। सो इससे पहले हम वन शॉट रिवीजन कर चुके हैं एंड नाउ इट्स द टाइम कि हम क्वेश्चंस पे आ जाए। और जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि हम शॉर्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सॉल्व वाले क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हो और कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बट यस, शॉर्ट क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा, फिर ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और फाइनली जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे हम उसको कवर करेंगे। सो आज हम शुरू करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे जो होगा, अच्छा एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि एक बार खुद से भी ट्राई करना क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन दिखा, वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं बनेगा तो मैं तो सॉल्यूशंस बना ही रहा हूं, है ना। चलो भाई, तो ये रहा क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज प्लस ऑफ 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एंड दैट ऑन द इलेक्ट्रॉन इज माइनस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो माइनस का होता है, तो ध्यान रखना इस बात का। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ऑफ माइनस, तो यहां पे इसको हटा दो और माइनस का साइन कर दो, ठीक है। तो माइनस का चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन पे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, into 10⁻⁻19 coulomb. Does it means that the electron has a charge of 3.2 into 10⁻⁻19 coulomb less than the charge of a proton? अच्छा, कहा गया है कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है। ओके, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस का होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो माइनस का होता है। तो क्या हम ऐसा बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम कम है? कितना? 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम कम है देन दैट ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, मतलब कि सीधी सी बात है, 3.2 into 10⁻⁻19 कूलम कम करोगे तो फिर से वही वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो क्या यहां पे प्लस माइनस का कुछ एलजेब्रा से रिलेशन है क्या? क्या एल जो प्लस माइनस है यहां पे उसका कुछ एलजेब्रा से मतलब है? देखो, कहना यही चाहता है ना वो कि इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 into 10⁻⁻19 लेस देन, मतलब इतना माइनस करोगे इसमें से तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको, है ना। इतना कुछ माइनस करोगे तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मिलेगा। तो यार ऐसा कुछ बात है क्या यहां पे जो प्लस और माइनस का साइन है, क्या उसका एलजेब्रा से कोई रिलेशन है प्लस माइनस से? आई डोंट थिंक सो, प्लस माइनस से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, ये तो इनकी पोलैरिटी को बताता है, भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है ना। चार्ज जो होता है हम जैसे हम समझते थे, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो इसका कोई प्लस और माइनस वैसा वाला रिलेशन तो नहीं था कि हम हाँ पॉजिटिव है तो ऐड कर रहे हो माइनस है। नहीं नहीं नहीं, प्लस और माइनस से पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है ना। यही था ना इसका मतलब। तो यस, अगर कोई तुमसे पूछे कि कोई ऐसा मतलब है कि इसका, तो उसको बोलना नहीं भाई ऐसा कोई मतलब नहीं है। ओनली द नो हियर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज only shows the polarity of the charges only, of the charges. No, here positive and negative meaning है ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मीन कह सकते हो इसको, चार्ज को भी ध्यान दो। ओनली शोज द, हाँ अब सही है। क्या बोला? नहीं भाई ऐसी बिल्कुल गलत बात है। यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ पोलैरिटी ऑफ द चार्जेस को शो करता है। ये बताते कि भाई पॉजिटिवली चार्ज है और ये बताता है नेगेटिवली चार्ज है। इसका प्लस माइनस एलजेब्रा से कोई रिलेशन नहीं है ना। ये क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 3.2 में से कम कर लो तो प्रोटॉन का चार्ज मिल जाएगा। अरे वो मतलब नहीं है वैसे वाला इसका। पॉजिटिव और नेगेटिव का यहां पे पोलैरिटी से रिलेशन है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्लियर है? समझ गए क्वेश्चन को? बढ़े अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। And the next question says, is there any lower limit to the electric force between the two particles placed at a separation of 1 centimeter? ये बात हम जानते हैं कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है ना। तो भाई दो पार्टिकल है जो कि 1 सेंटीमीटर के सेपरेशन पर रखे हुए हैं, क्या इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिक फोर्स की लोअर लिमिट होगी क्या? मिनिमम इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग सकता है? चलो भाई ट्राई करो, वीडियो को पॉज करोगे, ट्राई करोगे, नहीं बनेगा तो हम तो जरूर बताएंगे। फिर कर लिया? चलो, सो यहां पे कहा गया कि कोई लोअर लिमिट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दो चार्जेस बना लेता हूं। ये मेरा Q1 चार्ज बोल देता हूं और यहां पे पॉजिटिव है ना, प्लस का Q चार्ज ले लिया और यहां पे मैंने ले लिया
माइनस का क्यू चार्ज। दोनों के बीच का सेपरेशन इस बार कितना बोला है 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे 1 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया। एक प्लस का क्यू चार्ज, एक माइनस का क्यू चार्ज, दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर। ऑब्वियस ये बात है भाई, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो लो भाई ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा इनके बीच में। और कूलम्स लॉ से हमें पता है फोर्स कितना होने वाला है, वो F इक्वल्स टू के Q1, या फिर सिर्फ Q स्क्वायर कर लूं मैं इसको, क्योंकि एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया है ना। कंफ्यूज मत होना, तुम अपनी इच्छा श्रद्धा से कोई सा भी चार्ज ले सकते हो। तुम्हें लगे कि सर ये आपने गलत किया, यहाँ पे प्लस का क्यू लेके और माइनस का क्यू लेके, हमें तो Q1 Q2 के फॉर्म में सॉल्व करना है, तो मैं इसको Q1 Q2 के फॉर्म में भी सॉल्व करा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस लास्ट में जाके एक ऐसा काम करूंगा जो पूरी पिक्चर को चेंज कर देगा, ठीक है। तो अभी पिक्चर भी बता देता हूं। चलो भाई, दो तुम्हारी इच्छा Q1 और Q2 कर दी मैंने, जो अच्छा लगे जैसा अच्छा लगे तुम वैसा कंसिडर करो, कोई मना नहीं करेगा। सो यहां पे क्या बनेगा, ये कि Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 सेंटीमीटर है। SI में कन्वर्ट कर लो, 1 मीटर हो जाता है, तो यहां पे लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 2, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जो होता है, कहां लिखूं, यहां लिख दूं, 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 की पावर माइनस 2 मीटर के बराबर है। लिख दिया, और इसका स्क्वायर करते हो, यही है फॉर्मूला, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बन गया फॉर्मूला। अब इसने बोला है क्या इस फोर्स की कोई लोअर लिमिट है, क्या इस फोर्स की कोई मिनिमम वैल्यू हो सकती है। देखो भाई, के जो है वो कांस्टेंट होता है, के के साथ कुछ नहीं कर सकते आप लोग, तो के है कांस्टेंट 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, ये तो कांस्टेंट है। चार्जेस के साथ हेर फेर कर सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ भाई, मिनिमम फोर्स चाहिए तो चार्जेस के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हो, जो करना है। तो भाई अगर फोर्स कम करना है तो चार्जेस को भी मिनिमम कर देते हैं, सीधी सी बात है। F प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, F प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उनको मल्टीप्लाई किया, उसके प्रोपोर्शनल क्या है, F है। यार अगर मुझे F को कम करना है तो मैं इन चार्जेस को मिनिमम कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मुझे F को मिनिमम करना है तो मैं इन चार्जेस को मिनिमम कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, इन चार्जेस की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम चार्ज कितना हो सकता है हमारे पास में, क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। सो जो मिनिमम चार्ज हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है, मिनिमम चार्ज जो हमारे पास अवेलेबल है वो है 1 इलेक्ट्रॉन का। तो भाई यहां पे Q1 Q2 दोनों 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर पुट कर दो, तो यहां पे क्या करोगे, Q1 इज इक्वल्स टू Q2 इज इक्वल्स टू 1e, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दिया इनको। चलो भाई, अब ये फोर्स का फॉर्मूला इसमें इन सबको पुट करते हैं चल के, ठीक है। तो ये सब हटा दूं मैं, मिटा दूं इन सबको। चलो भाई, तो लिखो इसकी जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की जगह पुट कर रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन, Q2 की भी जगह पुट कर रहा हूं 1 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाय 10 की पावर माइनस का 4। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। लिख लो यहां पे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। पुट करो 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 कूलम डिवाइड में 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है। चलो भाई, अब अगर ऐसा हुआ तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पूरी बड़ी सी कैलकुलेशन है, 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6, ठीक है। तो ये बन जाएगा 9 इंटू, अच्छा 1.6 इंटू 1.6 करेंगे तो क्या 2.56 मिलेगा क्या मुझे, 2.56 इंटू 10 की पावर कितना बनेगा, ये माइनस का 4 ऊपर जाएगा, माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो 9 प्लस 4 13 हो जाता है, तो 10 की पावर 13, और ये 19 और 19 कितना होता है 38, तो माइनस का 38, ठीक है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट द आंसर 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस का 25 न्यूटन। ये मिनिमम फोर्स आएगा आपके पास में। तो मिनिमम फोर्स कितना हो सकता है हमारे पास पॉसिबल, 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 25 न्यूटन। कब होगा, जब हम चार्जेस को मिनिमम कर देते हैं। अच्छा हाँ, एक और कंडीशन है फोर्स को मिनिमम करने की कि भाई इनको दूर कर देते हैं, ठीक है।
एक और कंडीशन है फोर्सेस को मिनिमम करने की, ये जो चार्जेस है इनको दूर कर दो, तो जिससे कि जो सेपरेशन था वो इंक्रीज हो जाएगा। और क्योंकि हम जानते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो भाई जैसे ही तुम R की वैल्यू को इंक्रीज करोगे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही तुमने R की वैल्यू को इंक्रीज किया फोर्स भी डिक्रीज हो गया। यानी कि दो तरीके हैं जिससे फोर्स को मिनिमम किया जा सकता है, या तो चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम कर दो या फिर दोनों के बीच का सेपरेशन इंक्रीज कर दो। यहां पे सेपरेशन फिक्स कर रखा था, इसलिए हम ये वाला रिलेशन यूज नहीं कर सकते थे। 1 सेंटीमीटर का सेपरेशन फिक्स कर रखा था, इसलिए ये रिलेशन यूज नहीं कर सकते थे। तो अब अल्टीमेटली ऑप्शन क्या बचा कि जो चार्जेस है Q1 Q2 इनको मिनिमम कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई लो मिनिमम चार्ज जो होता है किसी भी बॉडी के ऊपर वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो सकता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, पता है ये तो हमें। तो भाई ऐसा करो ये सारी वैल्यूज उठा के यहां पुट कर दो। Q1 Q2 की जगह देखो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और हाँ सेपरेशन कितना था 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर बोले तो 10⁻² मीटर। तो ये लो भाई यहां से भी पिक्चर क्लियर होगी। पुट कर दो 10⁻² का होल स्क्वायर किया 10⁻⁴ बन गया। सिंप्लीफाई कर रहा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19। Solve it further and yes you will get your final answer 23.05। इसको मैं डब्बे के अंदर बंद कर दूं, yes, so 23.04 into 10⁻⁻25 न्यूटन, this will be the minimum force। तो जो कोई पूछ रहा है आपसे लोअर लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स, तो भाई ये रही तुम्हारी लोअर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब एक तरह से मिनिमम वैल्यू मांग रहा था आपसे, ठीक है। लोअर लिमिट का मतलब क्या है, वो एक तरह से आपसे मिनिमम वैल्यू मांग रहा था। तो ये लो भाई ये हो गई तुम्हारी लोअर लिमिट। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं? बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो भाई आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड हियर वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर टू पार्टिकल्स A and B having equal charges and placed at some distance. The particle A is slightly displaced towards the B. Does the force on B increases as soon as the particle A is displaced? Does the force on the particle A increases as soon as it is displaced? क्या कहा गया क्वेश्चन में कि दो पार्टिकल्स है A और B जिन पे इक्वल चार्जेस है और इनको मैंने प्लेस किया एट सम डिस्टेंस। द पार्टिकल A इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द B, A को B की तरफ डिस्प्लेस किया मैंने, तो क्या इसकी वजह से B के ऊपर जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा? क्या उसकी वजह से A पे जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा? सोचो जरा, ट्राई करो फटाफट से। हुआ? चलो देखो भाई क्या करना है, सबसे सिंपल काम, डायग्राम बना लो। सबसे पहले दो पार्टिकल A और B इक्वल चार्जेस है, तो ये बना दिया मैंने पार्टिकल A, ये बना दिया मैंने पार्टिकल B। ये A पार्टिकल, ये B पार्टिकल, दोनों पे आइडेंटिकल चार्ज है ना, आइडेंटिकल चार्ज ये लो Q और इस पे भी Q। अब इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए R है, इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए R है। अच्छा कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच में? तो दोनों के बीच में फोर्स लगेगा KQ इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। सॉल्व इट फर्दर, ये बनेगा KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये है इनके बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। दोनों के ऊपर फोर्स लग गया A और B के बीच में, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब बोला गया है द पार्टिकल A इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, A को मैं स्लाइटली डिस्प्लेस करता हूं B की तरफ, यानी कि एक नया डायग्राम बना लेते हैं। A को थोड़ा सा आगे बना लेता हूं मैं, है ना। ये देखो मैं A को यहां पे बना रहा हूं, आपने क्या किया, A को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया B की तरफ। अब A आ गया यहां पे। अब इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो गया, R डैश। पहले डिस्टेंस कितना था, R था। अभी जैसे A को आगे लेके गए, A नई जगह पे आ गया, नई जगह पे आया तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। अब अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हो गया है, क्या तुमने मैग्नीट्यूड के साथ चेंज किया कुछ? क्या मैग्नीट्यूड के साथ कुछ हेरफेर की, क्या कुछ मॉडिफिकेशंस किए मैग्नीट्यूड में? नहीं, चार्ज अभी भी उतना ही है Q, बस डिस्टेंस कम हो गई है। और यार एक बात बताओ, K तो कांस्टेंट होता है, तुमने अगर Q को भी कांस्टेंट कर दिया तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस पे। यानी कि एक बात अच्छे से जान सकते हैं कि F जो होगा यहां पे वो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R स्क्वायर। F is inversely proportional to the R square। और अगर F is inversely proportional to the R square, तो क्या मैं ये बात बोलूं कि जैसे जैसे R की वैल्यू कम होती जाएगी फोर्स बढ़ता जाएगा? देखो भाई पहले R था, अभी R डैश है, साफ बात है R बड़ा है R डैश से, है ना।
पहले डिस्टेंस थी r, अभी डिस्टेंस है r डैश। हम जानते हैं r जो है बड़ा है r डैश से, यानी कि भाई जैसे जैसे r की वैल्यू को आप डिक्रीज कर रहे हो फोर्स इंक्रीज होता जाएगा क्या? बिल्कुल। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे, ए पे कितना फोर्स लग रहा है? अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए पे कितना फोर्स लग रहा है तो तुम क्या बोलोगे? फोर्स एक्टिंग ऑन ए इज इक्वल्स टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर था। फोर्स एक्टिंग ऑन बी कितना था? सेम था। बस बात यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग हो जाएगी, है ना? दोनों पे लगने वाला जो फोर्स था उसका मैग्नीट्यूड सेम था बट डायरेक्शन अलग हो जाएगी, यानी कि जो इफेक्ट ए पे होगा वही इफेक्ट बी पे भी होगा। जैसे जैसे आप आर को डिक्रीज कर रहे हो, एज आर डिक्रीजेस फोर्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे आर डिक्रीज होगा फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे आप ए को डिस्प्लेस करते हो बी की तरफ, ए को आप लेके गए बी की तरफ, आर डिक्रीज हो गया तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। डज द फोर्स ऑन बी इंक्रीजेस? यस। डज द फोर्स ऑन ए इंक्रीजेस? यस, बिल्कुल इंक्रीज होगा। भाई दोनों के ऊपर सेम फोर्स लग रहा है, और अगर आर डिक्रीज करने से एफ इंक्रीज होता है तो एफ दोनों का इंक्रीज होगा, भले वो ए के ऊपर लग रहा है या फिर बी के ऊपर लग रहा है। सो आंसर क्या लिखेंगे इसका? यस, फोर्स ऑन ए एंड बी इंक्रीजेस। फोर्स ऑन ए एंड बी इंक्रीजेस, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? समझ आया? दो पार्टिकल थे ए और बी, पास पास में रखे हुए थे, यहां पे आर सेपरेशन था पहले दोनों के बीच में, आर सेपरेशन पे रखे थे पहले। अब क्या हुआ? आपने ए को डिस्प्लेस किया बी की तरफ, आप ए को बी की तरफ लेके गए, डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम होने से फोर्स इंक्रीज हो गया भाई। अब ए और बी के ऊपर बराबर फोर्स लगता है ना? ये तो बात जानते हो ना कि ए और बी के ऊपर बराबर फोर्स लगता है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। अगर सपोज करो दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ए के ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा और बी के ऊपर फोर्स इधर की तरफ लग जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये रहा तुम्हारा फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? पक्का? बढ़े आगे? चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे। कैन अ ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड वेक्टोरियली टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट अ टोटल फील्ड? क्या ग्रेविटेशनल फील्ड को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐड कर सकता हूं टू गेट द टोटल फील्ड? नेट फील्ड पाने के लिए क्या मैं ग्रेविटेशनल फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर सकता हूं? चलो भाई सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो जल्दी से, फिर आओ बताओ आंसर। ठीक है, तुम्हारे जो भी आंसर्स आते हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। कैन अ ग्रेविटेशनल फील्ड बी एडेड वेक्टोरियली टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू गेट द टोटल फील्ड? ग्रेविटेशनल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इनको ऐड कर सकते हैं? आओ देखते। ग्रेविटेशनल फील्ड की जब यूनिट की बात आती थी तो क्या लिखते थे यूनिट? चलो भाई ग्रेविटेशनल फील्ड में यूनिट की बात करें, सो ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता था उसको जी से डिनोट कर देते थे, F/m होता था, यही होता था। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड को जी से डिनोट करते थे, बोलते थे F/m है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें E, तो ये होता है F/q। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यूनिट बताओ दो, न्यूटन पर केजी। हाँ सर, इधर यूनिट बताओ दो, न्यूटन पर कूलम। क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? याद करो क्लास 11th का सबसे पहला चैप्टर जिसको हम बोलते थे यूनिट एंड मेजरमेंट्स। क्या होता था वहां पे? हम एक लॉ पढ़ते थे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। याद है डायमेंशंस जब पढ़ा था तो क्या बोलते थे कि अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो सेम डायमेंशन वालों को ही कर सकते हो। सो क्या लिखते थे? सेम डायमेंशंस अच्छे से लिखता है, only those quantities can be added, only those quantities can be added whose unit and dimension
आर सेम, है ना। हम सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं या फिर सबट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी यूनिट्स और डायमेंशन सेम हो। इसका डायमेंशन सेम लग रहा है तुम्हें? नहीं। इसका डायमेंशन सेम लग रहा है तुम्हें? नहीं। अच्छा, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझे, डायमेंशन भी दिखा दूं मैं? आओ भाई डायमेंशन भी देख लो यार, मुझे पता है तुम लोगों को भरोसा नहीं होगा। अभी लो भाई डायमेंशन भी दिखा देता हूं। फोर्स का डायमेंशन MLT-2 अपॉन M, क्या बन गया ये? LT-2। इधर आओ तो, फोर्स का डायमेंशन MLT-2, चार्ज का डायमेंशन AT, तो क्या बनेगा? MLT-3 A इनवर्स। बोलो भाई, अब क्या डायमेंशन सेम है कि अलग अलग है? डायमेंशन भी अलग अलग है। और ये तो डायमेंशन की बात हुई, डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन किया तो मैंने ना, ये तो मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला डिफाइन कर दिया है। अच्छा, यूनिट भी अलग अलग है, डायमेंशन भी अलग अलग है, तो क्या आप इनको ऐड कर सकते हो? नहीं। तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा? नो, वी कैन नॉट ऐड, नो वी कैन नॉट ऐड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। क्यों ऐड नहीं कर सकते हो? क्योंकि आपके पास जो दोनों क्वांटिटीज है उनके यूनिट्स और डायमेंशन अलग अलग है। यूनिट तो समझ आ गई ना तुम लोगों को, न्यूटन पर केजी, न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशन भी अलग अलग है, इसलिए हम इनको ऐड या फिर सबट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई डिवीजन के अलग रूल है, उस पर हमें नहीं जाना, मैं सिर्फ एडिशन और सबट्रैक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इनको ऐड नहीं कर सकते हम लोग, सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, नो। क्लियर है इस क्वेश्चन? कोई डाउट इसमें? नहीं, बढ़ सकते हैं आगे, चलो। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। So the question says, why does a phonograph record attract dust particle just after it is clean? फोनोग्राफ रिकॉर्ड क्या होता है? तुमने देखा वो पुराने जमाने की पिक्चरों में बड़ी बड़ी सी ब्लैक कलर की सीडी जैसी होती थी, है ना, गाने सुनते थे उस पर, बड़ा सा एक बाजे जैसा होता था, उस पर रिकॉर्ड बजाते थे वो, है ना। हाँ, तो बड़ी सी जो सीडी होती ब्लैक कलर की, उसको फोनोग्राफ कहते थे। और जब आप उसको साफ करते थे ना, तो उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल अट्रैक्ट होते थे। क्यों भाई, क्या रीजन है? सोचो जरा, वीडियो को पॉज करो, सोचो, फिर वापस आओ। Why does a phonograph record attracts the dust particle just after it is clean? एक्चुअली क्या होता है, जब आप इसको क्लीन करते हो तो आप इसको रब करते हो। और याद करो, मैंने तुम्हें बताया था मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड था फ्रिक्शन, याद है? सो हमारे पास था मेथड ऑफ चार्जिंग, और इस मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड था हमारे पास फ्रिक्शन का, है ना। तो जब मेथड ऑफ चार्जिंग में आपने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, तो ये बात समझी थी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो चले जाते हैं या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाते हैं। तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ, जब आपने इस फोनोग्राफ रिकॉर्ड को रब किया तो क्या हुआ? ये चार्ज हो गया, है ना। जब आप इस फोनोग्राफ रिकॉर्ड को, उस सीडी को रब करते हो, अच्छा इससे समझ नहीं है तो घर पे तुम्हारे पास सीडी होगी, है ना। उस सीडी को थोड़ा सा साफ करना, कपड़े से साफ करना, उसके बाद देखना छोटे छोटे से पार्टिकल चिपक जाते हैं उस पर आके, बहुत छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो चिपक जाते हैं। वो देखना, जो सीडी या डीवीडी कुछ भी हो तुम्हारे पास घर पे, उसको जरा पीछे वाली साइड से देखना, ठीक है, और उसको थोड़ा सा कपड़े से साफ करना, फिर देखना छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं उस पर। तो क्यों हो रहा है ऐसा? इट्स ऑल बिकॉज जैसे आपने उसको रब किया तो आपने फ्रिक्शन प्रोड्यूस किया, फ्रिक्शन की वजह से वो चार्ज हो गया। याद है मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? तो रबिंग करने से वहां पे क्या हुआ, ये जो रिकॉर्ड था, जो हमारी सीडी या डीवीडी थी, वो चार्ज हो गई है। अब वो जैसे चार्ज हुई तो जो न्यूट्रल डस्ट पार्टिकल्स थे हमारे चारों तरफ, वो उनको अब अट्रैक्ट करने लगा है, ठीक है। वो क्या करने लगा? उनको अट्रैक्ट करने लगा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इसको रब किया, हमने इसको क्या किया? रब किया। रबिंग से मतलब फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज हो गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ये चार्ज हो गया है, और चार्जिंग के बाद अब ये अट्रैक्ट करेगा अपने चारों तरफ जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको। क्लियर रहेगी बात? ठीक है। सो इसका आंसर क्या बोलोगे? व्हाई डज द फोनोग्राफ रिकॉर्ड अट्रैक्ट डस्ट पार्टिकल? इट्स बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन
phonograph record gets charged. And attract neutral dust particles near it. जो भी उसके आसपास में जो न्यूट्रल डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो अब उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो फोनोग्राफ रिकॉर्ड है, प्लास्टिक है, डिपेंड करता है कौन से कपड़े से आप इसको रब कर रहे हो, इसके ऊपर क्या चार्ज आता है, वो सब डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का वो है, फोनोग्राफ रिकॉर्ड किस मटेरियल का है और आप कौन से कपड़े से इसको साफ कर रहे हो। तो ऐसे कहना मुश्किल है कि पॉजिटिव चार्ज आएगा या नेगेटिव चार्ज आएगा, ऐसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, है ना। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई फोनोग्राफ किस मटेरियल का बना है, क्या वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है या वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो सब बाकी अलग डिटेल वाला पार्ट है, हमारे उतना ज्यादा नहीं है। बस हमें तो इससे मतलब था कि भाई डस्ट जैसे आपने इसको साफ किया तो आपने रबिंग की, रबिंग करने से फ्रिक्शन हुआ, है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से फोनोग्राफ रिकॉर्ड जो होता है वो चार्ज हो जाता है और वो जो उसके आसपास में न्यूट्रल डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? बढ़े आगे, आओ भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? डज द फोर्स ऑन अ चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डिपेंड्स ऑन द चार्जेस प्रेजेंट नियर बाय। किसी चार्ज के ऊपर जो फोर्स है किसी दूसरे चार्ज की वजह से, क्या वो तीसरे चार्ज पे डिपेंड करता है क्या? मतलब कि ये कोई चार्ज है Q1, ये कोई चार्ज है Q2 और ये कोई चार्ज है Q3। क्या Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स Q3 पे डिपेंड करेगा क्या? सोचो जरा, सोचो, जल्दी से सोचो। सोच लिया? चलो आ जाओ। क्या बोला? क्या Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स Q3 पे डिपेंड करेगा? चलो भाई देखते। मान लीजिए दोनों सेम पोलैरिटी के चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर फोर्स लगा इधर की तरफ F1, इस पे फोर्स लगा इधर की तरफ F2। अब कहा गया है भैया F1 और F2 दोनों बराबर है। F1 और F2 दोनों बराबर है। इट विल बी इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय इन दोनों के बीच का सेपरेशन। मान लो इन दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो यहां पे R स्क्वायर कर दिया। अब भाई पूरे फॉर्मूले में देख के कहीं से भी तुम्हें लग रहा है कि क्या भाई कहीं पे Q3 का कोई रिस्पॉन्स है क्या? क्या Q3 का कोई रोल है कहीं पे भी? पूरे फॉर्मूले में देख लो, क्या Q3 कुछ कहना चाहता है? सर उनका आपसी मामला है, वो Q3 बीच में नहीं पड़ता है ना। तो यहां पे जो फोर्स F1 और F2 लग रहे हैं वो K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यानी कि वो डिपेंड करते हैं उन पर्टिकुलर चार्जेस पे, वो डिपेंड करते हैं उन पर्टिकुलर चार्जेस पे। और यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही कहता था हम लोगों से कि भाई इंडिविजुअल फोर्सेस लगाओ, यही कहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ने, यही कहा था कि अगर F1 के ऊपर Q1 के ऊपर Q2 की वजह से चार्ज लग रहा है तो अलग से बनाओ, Q3 की वजह से चार्ज लग रहा है तो अलग से बनाओ, है ना। F12 नाम दे देता हूं, F13 नाम दे दिया इसको। तो ये चीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो भाई 1 के ऊपर 2 की वजह से चार्ज लग रहा है तो F12, 3 की वजह से चार्ज लग रहा है तो F13, वो अलग हो गया, वो F12 के साथ नहीं मिलता जाके, है ना। तो बात समझना बहुत जरूरी है कि जो भी फोर्स लग रहे हैं दो चार्जेस के बीच में वो तीसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहीं ना कहीं यही चीज कह रहा था हमसे, वो भी हमसे यही कह रहा था कि अगर Q1 के ऊपर एक से ज्यादा चार्जेस का फोर्स लगना शुरू हो जाए तो Q1 क्या करेगा, दोनों जो फोर्सेस दोनों के लग रहे थे उनको अलग अलग सॉल्व करके उनको वेक्टर एडिशन कर लेगा, ये बोला था। तो यहां पे भी हमें यही करना है। तो क्या दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरे चार्ज पे डिपेंड करता है? तो बोलना नो, द फोर्स बिटवीन two charges is independent of थर्ड चार्ज, ठीक है। तो दो फोर्थ चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट होता है थर्ड चार्ज पे। हाँ,
मीडियम आ जाए तो अलग बात है, मीडियम की बात नहीं कर रहे, चार्ज की बात कर रहे हो, ठीक है। तो अपने कंफ्यूजन्स मत प्रोड्यूस करना, अपने कंफ्यूजन्स कुछ हो तो उनको क्लियर भी करना कि अगर दो चार्ज के बीच में मीडियम चेंज कर दोगे तो फोर्स चेंज हो सकता है, लेकिन तीसरा चार्ज आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इसका आंसर क्या होगा? नो, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द थर्ड चार्ज, यानी कि कोई आसपास में कोई और चार्ज रखा है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन सभी को? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, इन सम ओल्ड टेक्स्ट इट इज मेंशन्ड दैट द 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स originate from each unit positive charge. Comment on the statement in view of that fact that 4 pi is not an integer. एक्चुअली क्या होता है, कैसे कभी कभार किसी पुरानी किताब वगैरह में देखोगे या फिर कहीं पे तुम्हें देखा जाए तो वहां पे फील्ड लाइन को 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यार ये फील्ड लाइंस, हमें तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, इसको 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स से कैसे लिख सकते हो? सोचो जरा, क्या मतलब हो सकता है इसका? सोचो, जल्दी से सोचो। सोचा? चलो भाई, यार फील्ड लाइन के बारे में बात करते हैं सबसे पहले, है ना, जो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फील्ड लाइंस की। तो यार फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग क्या क्या जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेता हूं मैं, ठीक है। मैं कोई बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहा हूं, सिंपल सा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि सर ये 1 प्रोटॉन है, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, एक प्रोटॉन ले लिया। या फिर यूनिट नेगेटिव चार्ज ले लो, एक इलेक्ट्रॉन ले लो, कुछ भी, जो सबसे सिंपलेस्ट सबसे आसान वाला चार्ज लिया मैंने, एक प्रोटॉन का या फिर एक इलेक्ट्रॉन का। मैं एक प्रोटॉन से ले लेता हूं। अब एक प्रोटॉन से कितनी फील्ड लाइन निकलती है भाई? एक प्रोटॉन से फील्ड लाइन कैसे निकलेगी? रेडियली आउटवर्ड। फील्ड लाइन कैसे निकलेगी? रेडियली आउटवर्ड। फील्ड लाइन कैसे निकलेगी? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, ये भी रेडियली बाहर की तरफ, और ये भी। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ये तो मैंने यहां पे डायग्राम बना के बताया तुम्हें, जरा इसको बाहर लेके आऊं, बोर्ड से बाहर लेके आऊं। बोर्ड से बाहर लेके आया, अब ये रहा चार्ज मेरे हाथ में। बोर्ड से बाहर ले आया हूं मैं चार्ज को, सपोज करो चार्ज मेरे हाथ में। अब फील्ड लाइन कैसे निकलेगी? ऊपर की तरफ, साइड की तरफ, तुम्हारी तरफ, नीचे की तरफ, इधर की तरफ और पीछे की तरफ मेरी तरफ भी आएगी, है ना। ये सर 2 डायमेंशन था, अभी चार्ज को बाहर निकाल के हाथ में रखा है, अभी 3 डायमेंशन है। कोई बॉल वगैरह है तुम्हारे हाथ में, तो भाई कोई बॉल हो घर पे तो उस बॉल को वो चार्ज मान लेना। अब वो अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ना। हाँ भाई, अच्छा कितनी फील्ड लाइंस होगी? कुछ आइडिया है कितनी फील्ड लाइन हो सकती है? नहीं पता, है ना। फील्ड लाइन हम ये नहीं बता सकते ना कि कितनी है, गिन के थोड़ी बताएंगे कि हाँ सर 1 2 3 4। ये तो चलो आपने लिख दिया है, यहाँ पे आपने बनाया है, लेकिन हम ऐसे गिन नहीं सकते फील्ड लाइंस को। इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उन लाइंस को काउंट कर सकें। यार बहुत सारी लाइंस निकलती है, इतनी सारी लाइनें निकलती है फील्ड की कि तुम उनको गिन नहीं सकते। तो भाई बनाने के लिए तो बना दिया, लिखने के लिए क्या करोगे? ड्रॉ करना था, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना था, उसका पिक्चर के फॉर्म में बनाना था, वो हमने बना दिया। बट अगर कभी हमें इसको लिखना पड़े, वर्ड फॉर्मेट में लिखना पड़े, फिर कैसे लिखोगे? उसके लिए उन्होंने 4 पाई लाइंस को यूज किया, और ये 4 पाई एक्चुअली सॉलिड एंगल है। ये 4 पाई क्या है? सॉलिड एंगल है। फिर से क्लास 11th की बातों को रिकॉल करते हैं, जब हम यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ते थे, वहां पे 2 टाइप के एंगल पढ़ाए थे, याद है? एक तो मैंने प्लेन एंगल पढ़ाया था, पढ़ा होगा तुम लोगों ने, मैंने तो नहीं पढ़ाया, प्लेन एंगल, और एक पढ़ा था सॉलिड एंगल। याद है? हाँ, एक को नाम देते थे रेडियन, इसका यूनिट क्या था? रेडियन। इसका क्या याद था? स्टी रेडियन। इसका यूनिट क्या था? रेडियन। इसका यूनिट क्या था? स्टी रेडियन। याद है? फिर मैंने बताया गया होगा कि प्लेन एंगल के लिए जब डिफाइन करते थे तो ऐसे होता था, एक आर्क से ये बनता था प्लेन एंगल थीटा, ये रेडियस होता था, ये आर्क होता था, तो थीटा को कैसे लिखते थे? आर्क अपॉन रेडियस, यही था। ये तो प्लेन एंगल था। सॉलिड एंगल कैसे बनाते थे? तो सॉलिड एंगल के लिए अगर तुम्हें याद हो तो ऐसे बोलते थे, एक स्फेयर है, बॉल ले लो, बॉल में से यहां पे कोई एरिया काट के निकालो। जैसे तुम्हें वो वाटरमेलन वाला क्या करता है, तुम पूछते ना भैया तरबूज
फ्रेश है क्या? तो क्या करता है, वैसे पीस काट के निकाल के बताता तुम्हें, देखो भाई ऐसे एक पीस निकाल लो बाहर, कैसा बनेगा, कोन की तरह बनेगा। इसको बाहर निकालो तो बाहर निकाल के ये कोन की तरह बन जाएगा। बाहर जैसे निकाला तो कोन की तरह बन गया। इस कोन का यहां पे जो एंगल बनता है ये सॉलिड एंगल होता है, या फिर कह सकते हो यहां पे जो एंगल बनाता है वो सॉलिड एंगल बनाता है, वो ये होता है सॉलिड एंगल। यहां पे एरिया आता है, यहां पे ये एरिया आता है पूरा, और यहां पे होता है रेडियस। सॉलिड एंगल को मैं ओम से रिप्रेजेंट कर दूं, सॉलिड एंगल को अगर ओम से रिप्रेजेंट कर दिया तो ओम का फॉर्मूला बनता है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये सब यूनिट एंड मेजरमेंट की बातें हैं। क्लास 11th यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा होगा। दो टाइप के एंगल होते थे, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल नॉर्मल जो आर्क आप काटते थे वहां से डिफाइन करते थे, फॉर्मूला होता था आर्क अपॉन रेडियस। सॉलिड एंगल कैसा होता है, एक स्फीयर में से, एक बॉल में से एक पीस निकाल लो काट के, जैसे वो पीस निकाला तो कोन की तरह बना वो, ठीक है। हालांकि कोन की तरह नहीं बनता है, वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है ऐसे, ठीक है। अब तुम समझ जाओ, एक बॉल को काटोगे तो थोड़ा सा ऊपर से कर्व बनेगा, तो यहां पे कर्व बनता है बेसिकली, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा बनाने की कोशिश करता हूं ना। ये प्लेन एंगल की पिक्चर तो तुम्हें पता है, थोड़ा फील आ जाएगा ना, तो फील के बाद तो फिर सब कुछ मुमकिन है हमारे लिए। चलो भाई, तुम गए दुकान पे जाके बोला भैया वाटरमेलन दिखा दो। वाटरमेलन वाले ने तुम्हें वाटरमेलन काट के बताया ऐसे, उसने पूरा का पूरा पीस ऐसे बाहर निकाला और लाके तुम्हारे सामने रख दिया, है ना। तो भाई देखो ऐसा कुछ बनता है वो पीस, हाँ कुछ ऐसी पिक्चर सी तो बनती है। ऐसे यहां पे कोन बन जाता है और ये पीछे की तरफ से आता है ऐसे, याद है, पाई की तरह बन जाता है। उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में आपको क्या करना होता है, उसमें आपको इसका एरिया फाइंड करना होता है। ये रेडियस आर हो जाता है, तो इसका जो एंगल बनता है सेंटर पे, जो एंगल बनता है टी रेडियन यूनिट होती है उसकी, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल होता है इसका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल होता है ये एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब यहां पे भी ऐसी कुछ पिक्चर बनने वाली है, यहां पे इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी पिक्चर बनने वाली है। जो 4 पाई है वो एक तरह का सॉलिड एंगल है। अब देखो भाई, फील्ड लाइन बनाने के लिए तो बना दी हम लोगों ने, कितनी भी बना लो भाई, तुम्हारी इच्छा श्रद्धा के अनुसार तुम्हें कितनी फील्ड लाइन बनानी उतनी बनाओ। और एक्चुअली हम कितनी भी बना लें वो कम पड़ जाएगी, क्योंकि यहां से इतनी सारी फील्ड लाइन निकलती है कि जिनको तुम काउंट नहीं कर सकते। तुम कितनी भी फील्ड लाइन बना लो ये कम हो जाएगी, यानी कि बहुत सारी फील्ड लाइन निकलती है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, काउंट नहीं कर सकते उसको तुम लोग। तो भाई लिखने के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बोलते हैं कि क्योंकि इस स्फीयर को, इस चार्ज को बाहर निकाल के लेके आओ, चार्ज को अगर बोर्ड से बाहर निकाल के लेके आए, एक बॉल की तरह लगेगा चार्ज, और बॉल के चारों तरफ एक स्फीयर बना लो। बॉल के चारों तरफ एक स्फीयर मान लिया, उस स्फीयर में से बोला कि एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, ये रहा हमारा चार्ज, यहां पे रख लो चार्ज को, ये रहा हमारा चार्ज, चार्ज को अब यहां रख लो, ये रहा चार्ज। अब इससे फील्ड लाइन निकालो बाहर की तरफ, इससे बाहर की तरफ क्या करोगे, फील्ड लाइन निकालो। ये देखो तो इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, है। तो भाई बनाने के लिए तो बना लिया, लिखने के लिए क्या करोगे, तो लिखने के लिए हमने बोला कि भाई इसके चारों तरफ एक तरह का स्फीयर बन रहा है, चार्ज के चारों तरफ एक तरह का स्फीयर बन रहा है, और यहां पे एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया मैंने, एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया। उस एरिया में से कितनी लाइनें निकल रही है उसको हम उस फॉर्मेट में लिखते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया मैंने ले लिया, एक पर्टिकुलर एरिया, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता है ना, हाँ। तो यहां पे एक सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, और यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया से कितनी फील्ड लाइन निकलती है उनको काउंट करके, ठीक है, उस फील्ड लाइन कितनी, इस एरिया से कितनी फील्ड लाइन निकलती है उसका हम काउंट करके उसके सॉलिड एंगल के फॉर्मेट में उसको लिखते हैं। तो बेसिकली जब आपको लिखनी है फील्ड लाइंस के बारे में, देखो एक तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो बिल्कुल अलग चला गया, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बिल्कुल अलग जा चुका है। यहां पे बात हो रही है कि भाई फील्ड लाइन लिखनी है, ड्रॉ नहीं करनी, लिखनी है।
लिखेंगे कैसे? तो हमने बोला ये चार्ज इसके चारों तरफ एक स्फेयर बना लो, स्फेयर के अंदर से एक पीस निकालते हैं, स्फेयर के अंदर से एक टुकड़ा निकालो, ऐसा बनेगा वो इस टुकड़े के इस पर्टिकुलर एरिया में से, है ना। जैसे आपने टुकड़ा बाहर निकाला, इसमें से कितनी लाइनें बाहर निकल रही है वो मैं चेक करो, इसमें से कितनी लाइनें बाहर निकल रही है वो चेक करो, और जो भी लाइनें इसमें से निकल रही होगी वो इसके सॉलिड एंगल के फॉर्मेट में लाके लिख दो। तो इसका सॉलिड एंगल जो बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा यहां पे लाइंस के बारे में, ठीक है। ये मेथड उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इसी चीज को एज्यूम किया कि भाई और तो कोई तरीका है नहीं, तो उन्होंने क्या किया, चार्ज के चारों तरफ एक स्फेयर मान लिया, स्फेयर में से एक टुकड़ा निकाला, बोला कि इस टुकड़े में से कितनी लाइनें बाहर जा रही है उसको चेक कर लो, उसको चेक करके जो इस पीस का सॉलिड एंगल बन रहा था, इन लाइनों को लिखने के लिए उसके सॉलिड एंगल का यूज किया गया। इन लाइनों को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या किया, फिर इस सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया और इस सॉलिड एंगल का यूज किया उन्होंने। अब क्योंकि भैया ये तो मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाई तुम लोगों को, ये तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखाई, ऐसे चारों तरफ से लाइनें निकल रही है, तो चारों तरफ से जब तुम एक बड़ा सा पीस निकालोगे इसका, तो चेक करोगे तो भाई एंगल जो बनेगा, सॉलिड एंगल जो बनता है एक कंप्लीट स्फेयर के लिए वो 4 पाई बनता है। कंप्लीट स्फेयर के लिए सॉलिड एंगल, जैसे कंप्लीट सर्कल के लिए सॉलिड एंगल कितना बनता है, एक सर्कल के लिए सेंटर पे एंगल कितना बनता है 2 पाई का, वैसे ही स्फेयर के अंदर सेंटर पे सॉलिड एंगल बनेगा 4 पाई का। तो ये 4 पाई एक्चुअली हमें बताता है कि एक स्फेयर मान लो और स्फेयर में टोटल पूरे स्फेयर में से कितनी लाइनें निकल रही है, वो स्फेयर के सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बन रहा है उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है उसको। भाई ये पुराने तरीके उन्होंने फॉलो किए थे, समझ आई बात? क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल सी पिक्चर है, एंगल के कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए तुम लोगों को, अभी कंफ्यूज मत होना एंगल को लेके। यहां पे हुआ ये कि लाइंस को ड्रॉ करना आसान था, लाइंस को तो ड्रॉ कर लिया, लिखेंगे कैसे? अब तुम बोलोगे सर हमारे पास फॉर्मूला था KQ/R² वाला, अरे ये वाला फॉर्मूला नहीं चाहिए था उसको, ये तो फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड की वैल्यू है, तुम्हें तो फील्ड लिख के बताना है कि भाई यहां पे इतनी लाइनें हैं, इतनी फील्ड है यहां पे। तो ये कैसे करें? इंटेंसिटी नहीं मांग रहा है वो तुमसे, वो फील्ड के बारे में मांग रहा है, वो बोल रहा है भैया फील्ड के बारे में बताओ, ये सब तो छोड़ दो, ठीक है। तो अब क्या करें फिर? तो मैंने वही चीज बोली तुम्हें कि क्या करोगे, सिंपल सा फंडा, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो तुम्हारा चार्ज था उसके चारों तरफ एक स्फेयर बना लो, स्फेयर में से एक टुकड़ा बाहर निकालो, ये रहा हमारा टुकड़ा, से स्फेयर में से टुकड़ा बाहर निकाला और कहा ये रहा हमारा वो पीस। अब इस पीस में से क्या होगा, चार्जेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो भाई इस पीस में से भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी, हाँ बिल्कुल निकलेगी, निकालो बाहर। एक लाइन यहां गई, 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 एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर गई, एक इधर और एक इधर। चलो इस पर्टिकुलर पीस में से, इस इलाके में से कितनी लाइनें निकल रही है? ये 2 लाइनें दिख रही, ये 2 लाइनें जा सकती है इसमें से, है ना। इस पर्टिकुलर एरिया में से कितनी लाइनें जा सकती है? ये 2 लाइनें जा सकती है। तो इन 2 लाइनों के लिए उन्होंने क्या किया, सॉलिड एंगल, इसका जो सॉलिड एंगल बन रहा था सेंटर पे वो रिप्रेजेंट कर दिया। इन 2 लाइनों को बताने के लिए, इन दोनों लाइंस को बताने के लिए उन्होंने क्या किया, जो ये सॉलिड एंगल बना रहा होगा उसके फॉर्मेट में इसको लिख दिया, बोला भैया ये एंगल से इनको आप समझ जाना, फीलिंग इसकी। तो भाई यहां पे भी यही पिक्चर है। अब क्या होगा, चार्ज के चारों तरफ से लाइनें निकल रही है ना, चार्ज के चारों तरफ से लाइनें निकल रही है, तो चारों तरफ से इसको कवर कर लिया हमने, कवर करते एक स्फेयर बन गया। स्फेयर के सेंटर पे जो एंगल बनता था वो सॉलिड एंगल कहलाता था, छोटा सा पार्ट है उसका सॉलिड एंगल ओमेगा बना। ओमेगा को कैसे लिखते हो, इसको लिखते हो एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका रेडियस अगर r है तो आप इसको एरिया फाइंड करोगे और यहां पे पुट कर दोगे। अब पूरे स्फेयर के लिए बात करें तो सेंटर पे कितना एंगल बनता है, 4 पाई बनता है। फॉर द कंप्लीट स्फेयर सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 4 पाई बनता है। तो यही आपका आंसर होगा कि भाई पुराने टेक्स्ट में 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट होती थी फ्रॉम ईच यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझ गए ना कैसे हुई, 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हुई। देखो उसने बना के नहीं, लिख के बताया है तुम्हें, उसने लिख के बताया 4 पाई लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रही फ्रॉम ईच यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो तुम क्या मानोगे कि भाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो अपने चारों तरफ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने चारों तरफ फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। 4 पाई का मतलब हो गया। तो इसका स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ कि 4 पाई कोई इंटीजर नहीं है, 4 पाई एक सॉलिड एंगल है जो कि स्फेयर के सेंटर पे बनता है। बेसिकली
4 पाई क्या है, एक सॉलिड एंगल है जो कि स्फीयर के सेंटर पे बना रहे, क्योंकि कोई चार्ज है, ये तो 2 डायमेंशन बनाया है, इसको बाहर निकाल के लाओ तो यहां पे क्या होगा, चार्ज अपने चारों तरफ, इवन चारों तरफ ऐसे और ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं। तो इसीलिए 4 पाई का यूज करते थे, सॉलिड एंगल के फॉर्मेट में हम इसको रिप्रेजेंट करते थे। अभी क्लियर रहेगी बातें? कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसको हम क्लियर कर देंगे वहीं पे। ठीक है, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन पे। चलो, आई नो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला है, बट ध्यान रखो 4 पाई कोई इंटीजर नहीं है, 4 पाई इज नॉट ए इंटीजर, 4 पाई इज अ सॉलिड एंगल जो कि स्फीयर के सेंटर पे बनता है। सर्कल के सेंटर पे 2 पाई रेडियन एंगल बनता था, सर्कल के सेंटर पे 2 पाई बनता था, स्फीयर के सेंटर पे सॉलिड एंगल बनेगा 4 पाई टी रेडियन, 4 पाई टी रेडियन यूनिट होती है। ओके चलो भाई, ओके चलो फाइनली, मतलब बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा खिंच गया क्वेश्चन, बट सबसे ज्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन भी यही था। एनीवेज, कैन टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कट ईच अदर? क्या दो इक्विपोटेंशियल सर्फेस एक दूसरे को कट कर सकती है? सोचो जरा, क्या दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एक दूसरे को कट कर सकती है? पहली बात, इक्विपोटेंशियल सर्फेस वो होती है जहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस वो होती है जहां पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो। तो भाई इक्विपोटेंशियल सर्फेस मैंने एक मान ली ये वाली, और एक इक्विपोटेंशियल सर्फेस मैंने मान ली ये वाली। देखो मैंने ऐसी बनाई कि इंटरसेक्ट कर जाएगी, मैंने बस थोड़ा सा इलाका बनाया इक्विपोटेंशियल सरफेस का। ठीक है, अब देखो यहां पे इंटरसेक्ट करेगी ना? हाँ बिल्कुल, यहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है। तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट करे? क्या यहां पे कट करेगी? हाँ। अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेस की एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लो, इसके अंदर आप कोई सा भी पॉइंट ले लो, सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, भले वो ए है, वो बी पॉइंट है, वो सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, यहां पे हर एक का पोटेंशियल सेम है। ये होता है इक्वी पोटेंशियल, ये होता है इक्वी पोटेंशियल। तो वी ए इक्वल्स टू वी बी इक्वल्स टू वी सी इक्वल्स टू वी डी। और वैसे ही नीचे वाले पार्ट में भी लिख लेना, यहां पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस की खासियत, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, एक्स वाई जेड और पी और क्यू। तो ये लिख लेना कि वी एक्स इक्वल्स टू वी वाई इक्वल्स टू वी जेड इक्वल्स टू वी पी इक्वल्स टू वी क्यू। यानी कि इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस का काम यही है कि इन सर्फेसेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। एक और चीज इक्वी पोटेंशियल की जो होती है वो ये है कि किसी भी इक्वी पोटेंशियल सर्फेस से फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर पास होती है। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस से फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलरली पास होती है। तो भाई ऊपर वाले फील्ड से हमने फील्ड लाइन बना दी, अभी नीचे वाले से फील्ड लाइन बनाओ तो देख लो भाई, ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस से लाइनें परपेंडिकुलर पास हुई, नीचे वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से लाइनें परपेंडिकुलर पास हुई, बट ये क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर गई, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहले वाले इक्विपोटेंशियल सरफेस से लाइनें गई, ये सरफेस नंबर 1 बोल दूं इसको मैं, कंफ्यूजन ना होता कि ये सरफेस 1 और ये हमारा सरफेस 2। तो सरफेस नंबर 1 से जो लाइनें पास हुई वो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड की, सरफेस नंबर 2 से जो लाइनें पास हुई वो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वाली। और देखो तो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट कर सकती है? नहीं। तो लिखोगे नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस never cut each other। दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने कट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, विच इज नॉट पॉसिबल। इफ दे डू सो फील्ड लाइंस intersect each other which is not possible। ठीक है, क्लियर है ये सभी को?
इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है सभी को? पक्का ना? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोचेंगे सभी, ट्राई करेंगे सभी। If a charge is placed at rest in an electric field, will its path be along a line of force? Discuss the situation when the line of force are straight and when they are curved. अगर कोई चार्ज को रेस्ट पे रखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या उसका जो पाथ होगा वो लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग होगा कि अलग अलग कहीं और चला जाएगा? सिचुएशन को डिस्कस करो जब लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है और जब कर्व्ड है। ठीक है, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज को रखा, तुम्हें बस मोशन को बताना है कि भाई कैसा मोशन करेगा वो। तो सोचो, वीडियो को पॉज करो, सोचो, उसके बाद आओ जल्दी से शुरू करें। आ जाओ। ये हमारा कोई चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, मुझे बड़े प्यार है पॉजिटिव चार्ज से, इसलिए मैं ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल लेता हूं। ये हमारा कोई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं। पहला केस सिचुएशन कंसीडर करने वाला हूं जिसमें लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है। ठीक है, पहला सिचुएशन कंसीडर करने वाले जिसमें लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है। ओके, ये चार्ज है। यार चार्ज के ऊपर तो फोर्स लगता है ना? हाँ लगता है ना। तो किधर लगेगा? इधर ही लगेगा, QE। चार्ज के ऊपर फोर्स लगा QE, जिसकी वजह से मोशन करेगा। अच्छा एक बात बताओ, जिस डायरेक्शन में किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया जाए, क्या बॉडी उसी डायरेक्शन में जाएगी? अगर मेरे पास कोई बॉक्स है और बॉक्स को मैं अगर आगे की तरफ पुश करता हूं तो बॉक्स आगे ही जाएगा। तो भाई चार्ज के ऊपर जब फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो वो चार्ज आगे ही जाएगा। और ये बात तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर बोथ आर हैविंग द सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों का सेम डायरेक्शन होता है, ये पता है ना। मैंने जब आपने क्विक रिवीजन किया था तब ये बात पढ़ी गई थी, F इक्वल्स टू QE, दोनों का सेम डायरेक्शन होता है। तो यार जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उसी डायरेक्शन में चार्ज करेगा। तो यार ये बात तो सही है, ये बात तो सही है कि जो चार्ज का पाथ होगा वो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स होगा। किस केस में? स्ट्रेट लाइन के केस में तो वैलिड है। तो लिख लो यहां पे, yes, in case of straight line lines of force, in case of straight lines of force, जब लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट थी उस केस में पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज है ना, पाथ ऑफ चार्ज, चार्ज का जो रास्ता था, क्या लिखेंगे? विल बी अलोंग, विल बी अलोंग स्ट्रेट लाइन, लाइन ऑफ फोर्स। तो अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन की केस, तो इसमें जो चार्ज का पाथ होगा वो लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग ही होगा। चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग ही होगा। लेकिन अगर दूसरा केस आ जाए जब लाइन ऑफ फोर्स कर्व्ड हो, तो कर्व्ड के केस को डिस्कस करते हैं। आ जाओ जल्दी से। ये हमारी लाइन ऑफ फोर्स जो कि कर्व्ड है, ये हमारी कर्व्ड लाइंस ऑफ फोर्स है। पहले स्ट्रेट थी, अभी कर्व्ड हो गई। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक चीज बोली थी और कहा था कि अगर कर्व्ड लाइंस होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हो? ये बात मैं समझ चुका हूं कि फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट, फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा चार्ज उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा चार्ज उसी डायरेक्शन में जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनाए? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बताए? याद करो, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन अगर आपको बतानी है तो टेंजेंट ड्रॉ करो। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो टेंजेंट ड्रॉ करो। ये ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन।
ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अगर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखोगे लाके, तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स QE आगे की तरफ लगेगा। उसके ऊपर फोर्स QE जो है वो आगे की तरफ लगेगा। यानी कि जब कर्व्ड लाइंस की बात होगी तो क्या होगा, इन केस ऑफ कर्व्ड लाइंस, चार्ज विल मूव टेंजेंशियली, है ना, टेंजेंट ड्रॉ करा और उस टेंजेंट के ऊपर ये मूव करा, सो इट विल मूव टेंजेंशियली। कैसे मूव करेगा वो, टेंजेंशियली। किसी भी पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट पे रखोगे चार्ज को, लो रख दिया। अब इस पॉइंट पे कैसे बताएं, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो यहां पे, लो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी, तो यहां पे ऐसे मूव करेगा ये, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के केस में वो सीधा सीधा मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कर्व्ड के केस में वो टेंजेंशियली मूव करेगा। तो यहां पे डिफाइन कर देना कि अगर किसी चार्ज को आपने रेस्ट पे रखा हुआ है, अगर किसी चार्ज को आपने रेस्ट पे रखा हुआ है और इसके पाथ को अगर मुझे डिफाइन करना है, तो स्ट्रेट लाइन के केस में, स्ट्रेट लाइन के केस में वो अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स जाएगा, लेकिन कर्व्ड के केस में वो टेंजेंशियली मूव करेगा, ठीक है, टेंजेंशियली मूव करेगा, एज यू कैन सी हियर। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है, नहीं, बढ़े आगे, आओ। 9th के बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम। What are the sign of Q1 and Q2? If the line of force are drawn in proportional to the charge, what is the ratio Q1 Q2? अब देखो भाई, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, कहा था कि जहां पे ज्यादा लाइंस होगी वहां पे मैग्नीट्यूड ज्यादा है, जहां पे कम लाइंस होंगी वहां पे मैग्नीट्यूड कम है। तो अगर हमें डायग्राम दे रखा है तो लाइंस का काउंट करने से हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बता सकते थे, है ना। तो किसी भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता था, किसी भी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता था नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, लाइंस ऑफ फोर्स के। तो Q1 और Q2 का मुझे मैग्नीट्यूड बताओ, रेशियो बताओ Q1 और Q2 का। और दूसरी चीज हमें ये भी बताओ Q1 और Q2 में से कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, व्हाट आर द साइंस ऑफ Q1 एंड Q2। जैसा कि मुझे दिख रहा है Q2 से लाइंस बाहर निकल रही है ना, तो Q2 हमारा जो होगा वो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। Q1 के अंदर लाइन आ रही है तो Q1 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। Q2 है पॉजिटिव, Q1 है नेगेटिव, बहुत बढ़िया। अब जरा रेशियो की बात करें Q1 बाय Q2 की, है ना, तो रेशियो की बात करते हैं Q1 बाय Q2 करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, Q1 से कितनी लाइंस निकल रही, काउंट करें इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 लाइंस निकल रही है Q2 से। तो Q2 के लिए तो लिखेंगे 18। Q1 में कितनी लाइंस जा रही है, 1 2 3 4 5 6 लाइंस जा रही है, तो Q1 बाय Q2 का रेशियो लिखेंगे 6 बाय 18 का। सॉल्व करो, यू विल गेट योर आंसर 1 बाय 3। खत्म, यही था बस। क्लियर है, कोई डाउट, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 11। अ पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट A टू द पॉइंट B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द चार्ज। क्या जो वर्क डन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो वर्क डन था, क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा? जरा सोचो। एक पॉइंट चार्ज को आप लेके जा रहे हो A पॉइंट से B पॉइंट में इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। Does the work done by the electric field depends on the path? तो यार ये सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो गई मेरे पास, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूं। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज है, ठीक है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। एक पॉइंट चार्ज को लेके गए A से B में इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। डज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द चार्ज? अच्छा एक बात बताओ, A से B जाने के कितने रास्ते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को लेके जा रहे हो, मैंने 3 रास्ते बना दिए हैं। अब यार वर्क डन की बात कर रहे हैं तो क्या वो रास्तों के ऊपर डिपेंड करता है क्या?
वर्क डन की बात करें तो क्या वो पाथ पे डिपेंड करता है क्या? जरा देखो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यार यहां पे कॉस थीटा भी लगा लो ना, चलो चलिए। यार एक चीज और ध्यान से सुनो, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया मैंने, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स तो आगे की तरफ लगेगा, है ना? ठीक है भाई, फोर्स से हमें कोई मतलब नहीं है, फोर्स तो सबके ऊपर बराबर लगना है, F इक्वल्स टू क्यू ई वाला। फोर्स का कोई लोचा नहीं है, फोर्स तो बराबर लग रहा है क्यू ई, कोई से भी रास्ते से जाओ क्यू ई फोर्स लगेगा। अच्छा एक चीज है, ए से बी जाना है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई मतलब है क्या? मेरे हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। उसको रास्ते से तो मतलब ही नहीं है, उसको तो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो यहां पे जो वर्क डन था वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब तुमने बोला सर ये तो वर्क डन इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा से, आपने तो वर्क डन का कुछ और फॉर्मूला बताया था। हाँ मैंने अब तुम्हें बताया था Q इंटू डेल्टा वी, मैंने तुम्हें बताया था वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू डेल्टा वी। देख लो भाई, डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी। डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है डेल्टा वी। क्या उसको रास्ते से कोई मतलब है? क्या उसको पाथ से कोई मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस को? नहीं है, उसको तो सिर्फ ए से मतलब है, बी से मतलब है, बस खत्म। उसको कोई मतलब नहीं है, किसी भी रास्ते से जाओ तुम लोग, ठीक है? चार्ज बेचारा अपनी मस्ती में घूम रहे, अगर प्रोटॉन का चार्ज लिया तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। रही बात डेल्टा वी की, तो डेल्टा वी को तो कोई मतलब नहीं है, उसको तो ए के पोटेंशियल से मतलब है, बी के पोटेंशियल से मतलब है, बाकी तुम किसी भी रास्ते से जाओ उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ध्यान रखना, जो वर्क डन होता है वो आपका पॉइंट फंक्शन होता है। वर्क डन क्या है हमारा? पॉइंट फंक्शन है, नॉट अ पाथ फंक्शन। तो क्या बोलेंगे, जो वर्क डन हमारे पास था वो क्या है? पॉइंट फंक्शन है, यानी कि उसको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट से मतलब होता है, वो पाथ फंक्शन नहीं है। जो पाथ फंक्शन होते हैं उनको रास्ते से मतलब होता है, कौन से रास्ते से जा रहे हो, जैसे कि डिस्टेंस है ना। अब कौन से रास्ते से जा रहे हो सब डिफाइन करना पड़ता है। तो वर्क डन हमारा जो है वो पॉइंट फंक्शन है, नॉट अ पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन वालों को सिर्फ उस चीज से मतलब है कि इनिशियल पॉइंट कहां है, फाइनल पॉइंट कहां है, किसी भी रास्ते से आओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो यहां पे क्या आंसर रखोगे? अ पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू द पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, डज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द चार्ज? नो। आंसर क्या दोगे इसका? नो, बिकॉज द वर्क डन इज अ पॉइंट फंक्शन, नॉट अ पाथ फंक्शन। चलो अच्छे से लिख दूं, अच्छे से लिख दूं। चलो भाई तुम्हारी भी सुन लेता हूं, अच्छे से यहां लिख देता हूं। नो वर्क डन depends on the point only. ठीक है, तो वर्क डन जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। अब क्यों डिपेंड नहीं करता है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया है ना, क्यों डिपेंड नहीं करता वो बता दिया। पहली बात तो पहला लॉजिक तुम्हारा एफ एस कॉस थीटा से, दूसरा लॉजिक तुम्हारा क्यू इंटू डेल्टा वी से। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको ए और बी के पोटेंशियल से मतलब है, उसके अलावा किसी चीज से मतलब नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो भाई ये लो तुम्हारा आंसर है, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इट इज सेड दैट दैट सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल शुड बी स्मॉल। स्मॉल कंपेयर टू व्हाट? हाँ ये बात तो हमने भी सुनी है, ये तो हमने भी सुना था कि दो डाइपोल के बीच का सेपरेशन कम रखना चाहिए, लेकिन कम किसके रेस्पेक्ट में? सोचो जरा, जल्दी से सोचो,
एक डाइपोल बना लेता हूं जिसमें ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहां पे एक छोटी सी डिस्टेंस के बाद एक नेगेटिव चार्ज हो गया। अब बोला गया इनके बीच का जो सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन मान लीजिए कितना लूं, ये सेंटर हो गया डाइपोल के बीच का, है ना, ये L है, ये L है। तो बोलते थे ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच का 2L बन जाता था बेसिकली, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इज वेरी स्मॉल, वो तो ठीक है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में छोटा है? इट इज स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू द पॉइंट वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। द स्मॉल रेस्पेक्ट टू द पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द डाइपोल टू दैट पॉइंट, किसके रेस्पेक्ट में छोटा है? जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं उसका डिस्टेंस जो सेंटर से उसके रेस्पेक्ट में छोटा है ये। तो कैसे लिखोगे इसको? स्मॉल कंपेयर टू द सेपरेशन, और यह कर लो डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस ज्यादा से लगेगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ डाइपोल, है ना, डाइपोल का जो सेंटर था वहां से, डाइपोल के सेंटर से सेंटर ऑफ डाइपोल एंड पॉइंट P where we have to find find होगा ना, गलत लिख दिया, where we have to find इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, उस पॉइंट का डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसके रेस्पेक्ट में हमारा जो लेंथ सेपरेशन होता है वो छोटा होना चाहिए। हम कहते थे ना L शुड बी वेरी 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 लेस देन R। याद है जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कर रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन किया था, बोला था L शुड बी वेरी वेरी लेस देन R। याद है? तो वो ये बात थी, जो सेपरेशन है बहुत कम होना चाहिए। किसके रेस्पेक्ट में कम होना चाहिए? जो डिस्टेंस, जो पॉइंट P जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल फाइंड करो उसका जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल से उसके बीच के, उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होना चाहिए। वो रहा, तो स्मॉल कंपेयर टू व्हाट? Small compared to the distance between the center of the dipole and point P where we have to find electric field or electric potential, उसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा होगा ये। क्लियर है सभी को? बढ़े आगे। 12 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इंसुलेटर is of the same order as the number of electrons in a conductor. What is then the basic difference between the conductor and the insulator? यार इंसुलेटर में भी उतने इलेक्ट्रॉन जितने कंडक्टर में, तो कंडक्टर में ऐसा क्या है जिससे कि वो करंट को फ्लो करवा देता है और इंसुलेटर नहीं करवा पाता है? सोचो जरा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर और कंडक्टर की बात करें ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन कंडक्टर के पास ऐसा क्या है कि वो करंट को फ्लो करवा देता है लेकिन इंसुलेटर नहीं करवा पाता? इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास ही है, इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास ही होते हैं, लेकिन कंडक्टर के पास ऐसी क्या खासियत है कि वो करंट को फ्लो करवा देता है? सोचो जल्दी से। सोच लिया? चलो भाई, कंडक्टर के पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बस इतनी सी बात। कंडक्टर के पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इंसुलेटर के पास में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर के पास में भी है, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के पास भी है, लेकिन कंडक्टर के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फ्री थे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को ले जाने के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट का फ्लो हो पाता है। इंसुलेटर्स के पास में नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वेरी लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, ठीक है। इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बेचारों के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बंधे बंधे से होते हैं सारे, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बढ़िया करंट का फ्लो करवाता है। सो क्या लिखोगे? सही से आंसर लिख लेना इसका, अगर कोई तुमसे पूछे तो क्या लिखोगे? कंडक्टर्स हैव
free electrons, while insulators don't have. Insulators don't have free electrons. होते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं है यार, कंडक्टर के जितना नहीं है, ठीक है। तो इंसुलेटर्स के पास भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया मस्त तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस फ्लो करवाता रहता है ये, ठीक है, प्रोड्यूस नहीं फ्लो करवाता रहता है। ये आगे क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्लियर है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। When a charged comb is brought near a small piece of paper, it attracts the pieces. Does the paper become charged when the comb is brought near it? अब कॉम को जब आप चार्ज करते हो तो वो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है, तो क्या वो पेपर जो है उसके पास वो चार्ज हो जाता है क्या? जब कॉम को उसके पास लेके आते हो तो क्या वो चार्ज हो जाता है? नहीं, सोचो जरा, एक बार सोचो जरा। जब आप कॉम को चार्ज करते हो तो पीस ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करता है। तो भाई कॉम को कैसे चार्ज करते हैं? याद होगा तुम्हें, कॉम को चार्ज करने के लिए या फिर स्केल को चार्ज करते थे, याद है स्कूल में कैसे करते थे? स्केल को अपने सर पे ऐसे रब करते थे, पेपर उठा लेते थे उससे, है ना, ये वही चीज है। कैसे होता था एक्चुअली? रबिंग से क्या मतलब समझते हम लोग? रबिंग से मतलब फ्रिक्शन है ना, रब का मतलब रगड़ने का मतलब फ्रिक्शन है। तो जब भी आप इसको रब करते थे, जब भी किसी चार्ज कॉम को जब आप कॉम को या फिर स्केल को जब आप रब करते हो तो वो चार्ज हो जाता था। अब जैसे वो कॉम चार्ज हुआ तो पेपर के पास जैसे उसको लेके आए, तो पेपर तो न्यूट्रल है हमारा, अरे पेपर हमारा न्यूट्रल है। अब जब पेपर हमारा न्यूट्रल है, इसके पास जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। भाई ये रही तुम्हारी वो कॉम, ठीक है। अब देख लेना, कंघी ऐसी होती ना, हाँ भाई ये तुम्हारी कॉम थी। अब तुमने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया बढ़िया तरीके से। चार्ज करने के बाद में छोटे छोटे से बेचारे टुकड़े यहां पे, ये तुम्हारे पास चार्ज्ड है भी। चार्ज बोले तो कोई सा भी चार्ज बोलो, माइनस वाला चार्ज है इसके ऊपर। अब जैसे इस माइनस चार्ज वाली कंघी को तुम लेके आओगे तो इस टुकड़ों को जरा जूम करके देखते हैं ना, एक वाले पीस, एक पीस को मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं। अब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज से तो यहां सारे पॉजिटिव इकट्ठे हो जाते हैं आगे, और सारे दूर दूर सारे नेगेटिव इकट्ठे हो जाते हैं। समझ रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो गया यहां पे क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ, इंडक्शन। अरे दो प्रोसेस चल रहे हैं यहां पे, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ। याद करो इंडक्शन की पिक्चर, पहले तो आपने कॉम को किया चार्ज, कॉम को किया चार्ज, पेपर के पास लेके आए, पेपर बेचारा न्यूट्रल, न्यूट्रल होने की वजह से यहां पे जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, या फिर कहूं जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव चार्ज। जैसे ही कॉम को पास में लेके आए, चार्जेस का हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या हुआ, जो पॉजिटिव वाले चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। क्या प्रोसेस लगा यहां पे, इंडक्शन। क्या हुआ यहां पे, इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ में लिखना, इंडक्शन अभी आगे भी आएगा क्योंकि, ठीक है, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक साथ में लिखना। तो यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ, ठीक है। तो कैसे क्या लिखोगे इसका, व्हेन अ चार्ज कॉम इज ब्रॉट नियर अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, इट अट्रैक्ट्स द पीस, डज द पेपर बिकम चार्ज? नो। पेपर चार्ज हुआ क्या, पेपर चार्ज था क्या? नहीं नहीं, पेपर चार्ज नहीं था। पेपर इज न्यूट्रल, द पेपर इज न्यूट्रल, when you bring the comb near to this, देखो इसको अच्छे से लिख दे, न्यूट्रल। सो एज वी ब्रिंग comb near it, there will be a redistribution of charges. There will be redistribution of charges. There will be redistribution of charges in paper. And thus, and because of it,
paper get attracted towards the comb. Get attracted towards it. ठीक है, तो क्या हुआ, चार्ज कॉम को न्यूट्रल पेपर के पास लेके आए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन पढ़ा था, उसी की वजह से क्या हुआ, जो ये चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक तरफ सारे पॉजिटिव वाले चार्ज आ गए, एक तरफ सारे नेगेटिव वाले आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जिसकी वजह से पेपर उठ जाता है। देखा होगा तुम लोगों ने, पेपर पूरी तरीके से हवा में नहीं आ जाता है, लेकिन हाँ खड़ा हो जाता है पेपर, अगर ऐसे लेटा हुआ होगा तो खड़ा हो जाता है पेपर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव की तरफ। समझ गए बात को? तो ये है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और यही कहना चाहता था क्वेश्चन में कि क्या वो पेपर चार्ज है? पेपर चार्ज नहीं है, पेपर में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ है। पेपर में कोई चार्ज नहीं था, पेपर में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हुआ है, पेपर न्यूट्रल था, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट होता है। क्लियर सभी को? समझ आया सभी को? कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है? चलिए भाई, तो ये आपके शॉर्ट आंसर्स वाले क्वेश्चंस यहां पे हुए कंप्लीट, एंड आई होप ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे होंगे। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों के लिए ये है कि यस, एट द मैग्नेट ब्रेन हर किसी को फ्री एजुकेशन मिल रही है, भले आप किंडरगार्टन में हो या फिर क्लास 12th में हो, हर एक बच्चे के लिए यहां पे फ्री एजुकेशन दी जा रही है। तो एक सिंगल काम जो आपको करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करो, सो दैट हर उस बच्चे तक ये फ्री एजुकेशन पहुंच सके जिसको इसकी सच में जरूरत है। ओके बच्चे, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच।